मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा राहत वाली खबर है, क्योंकि 5 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान क्या है वो आपको समझाते हैं और बताते हैं। रेपो रेट में कटौती की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 4.25% की कटौती के साथ ही अब रेपो रेट 6.25% हो गया है। इस कटौती का सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है और दिखने वाला है, क्योंकि रेपो रेट घटने के साथ ही बैंक भी अपनी ब्याज दरों में कमी करने लग जाएंगे। लेकिन यानी कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें ईएमआई पर दिखेगा और लोन जब आप लेने जाते हैं उस पर भी इसका असर दिखने लगेगा। जिस गुड न्यूज का इंतजार मिडिल क्लास कई बरसों से कर रहा था, वो राहत की खबर आज रिजर्व बैंक से आ गई। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। ये कटौती 5 साल बाद की गई है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.25% हो गया है। रेपो रेट में इस कटौती का सीधा असर आपकी ईएमआई पर दिखेगा, यानी आने वाले वक्त में आपकी जेब पर ईएमआई का बोझ कुछ कम जरूर होगा। इस कटौती के बाद आने वाले दिनों में महंगाई भी और कम होने की उम्मीद है। The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. इस कटौती के बाद होम लोन ग्राहकों को लंबे इंतजार के बाद ईएमआई में कमी का तोहफा मिलने के आसार बढ़ गए हैं। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल की पहली एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट को 6.5% से 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान 6.7% लगाया है। महंगाई दर के लक्ष्य के भीतर रहने की वजह से ही ब्याज दरों में कटौती का रास्ता खुला है। साथ ही देश की विकास दर की धीमी रफ्तार को देखते हुए भी ये बेहद जरूरी कदम था। अब सवाल ये उठता है कि इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। तो अगर आप होम लोन चुका रहे हैं, आपको ईएमआई में राहत मिल सकती है। अगर 9% ब्याज दर घटकर 0.9% हो जाती है तो 30 लाख के लोन की ईएमआई 481 रुपए कम होकर 26,511 हो सकती है। वहीं 40 लाख के लोन पर ईएमआई 641 रुपए घटकर 35,348 और 50 लाख के लोन पर ईएमआई 800 रुपए घटकर 44,186 हो सकती है। फिलहाल तो ये कटौती काफी कम नजर आ सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि ये शुरुआत है और इस साल आगे चलकर ईएमआई में कमी के ऐसे ऐलान और भी आरबीआई की तरफ से किए जा सकते हैं। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी गणित को समझते हैं। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं, आकाश जिंदल। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए सर, जितना हम समझ पा रहे हैं इस फैसले का सीधा असर होने वाला है मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा। ईएमआई का बोझ कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कम हो जाएगा, घर लेना सस्ता हो जाएगा। और किस तरह से हम सब जो है इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं, वो आसान शब्दों से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। 5 साल से वो लोग वेट कर रहे थे कि कब हमें रिलीफ मिलेगा, कब हमें ईएमआई कम होगी। तो जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनकी ईएमआई कम होने की संभावना है, हाउसिंग लोन जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा, अब नए जो है ईएमआई पे जो लेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर ले रहा है, चाहे वो कार ले रहा है, चाहे फ्लैट्स ले रहा है, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। तो लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा एक बाइक खरीदना, कार खरीदना या फ्लैट खरीदना, क्योंकि आजकल हम जानते हैं ज्यादातर बाइंग लोन या ईएमआई पे होती। तो लोगों के लिए जो उनके छोटी छोटी डिजायर्स हैं, किसी की डिजायर थी कि नई बाइक लेनी है, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेनी है, खूबसूरत फ्लैट लेना है, वो मिडिल क्लास की ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो जाएंगी। और इसका दूसरा एंगल भी है। अब इससे क्या होगा, जब मिडिल क्लास जाएगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, गाड़ियां खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। डिमांड और कंजम्पशन जब बढ़ती है तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और देश में खुशहाली आती है। यानी देसी भाषा में कहूं, दोनों हाथों में लड्डू, आम के आम गुठलियों के दाम। अभी इन्फ्लेशन जो है कुछ हद तक कंट्रोल में है, 5.2%। आने वाली फसल पे और कम हो जाएगी। अब हुआ क्या है, अमेरिका में 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, तो हिंदुस्तान में भी कम करने की संभावना लग रही थी। आरबीआई एमपीसी ने यह फैसला लिया है। आरबीआई एमपीसी, दर्शकों को बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है।
आम आदमी को रिलीफ देने वाला फैसला। आम आदमी अब अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी कर पाएगा और इकोनॉमी भी चलेगी। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन जो कॉमन मैन, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको बहुत जबरदस्त बूस्ट देगा। बिल्कुल। आकाश जी, जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी ना अपनी काफी मनमानी करने लगते हैं, तो ऐसे में ग्राहक को क्या करना चाहिए, क्योंकि ईएमआईज होती है उनकी जो उनको चुकानी होती है, तो क्या करें? देखिए जनरली क्या है, ज्यादातर बैंक सब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। हाँ, अगर नहीं कोई करता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, लोन शिफ्ट भी हो सकते हैं। आप आरबीआई से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जब रेपो रेट कम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बैंक्स भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और अगर आपने नया लोन लेना है तब तो आपके पास जो है पूरी की पूरी ऑप्शंस है, क्योंकि जो है अगर एक बैंक ने मान लीजिए कम नहीं किया, दूसरे ने कम कर दिए तो आप उसके पास जा सकते हैं। बट जनरली क्या है, यहाँ कम होने की संभावना है, क्योंकि जब रेपो रेट क्या होता है, बैंक्स और आरबीआई के बीच का जो इंटरेस्ट रेट है वो है, जब वो कम हो जाता है तो बैंक्स भी जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, क्योंकि बैंक्स को भी अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी खुश रखना होता है। तो जनरली जो है आपकी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है लोन ईएमआई भी कम होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो नई खरीद, नई परचेज। आज तो हम देख रहे हैं, आज की तारीख में नया मोबाइल भी लिया जाता है 50,000 का, वो भी लोन पे लिया जाता है। इवन लोग घर का राशन तक लोन पे लेते हैं। तो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। देखिए अभी हमने बजट पे चर्चा की थी कि बजट में इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख तक की गई थी, तो वो मिडिल क्लास को पहली रिलीफ थी। दूसरी ये है, और इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, और ग्लोबल स्लो डाउन में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, पटरी पर आ जाएगी, है ना? आम आदमी को रिलीफ, दूसरी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। तो मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक है। और जैसे मैंने कहा, आम के आम गुठलियों के दाम, आम आदमी को भी फायदा है, इकोनॉमी को भी फायदा है। बिल्कुल। इट्स अ वंडरफुल थिंग व्हिच आरबीआई एंड ये आकाश जी, ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा ना कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। जनता का दिल तो सरकार ने इस दाव के साथ आरबीआई ने जीत ही लिया है। लेकिन एक और चीज देखिए, पर्सनल लोन की हम बात कर रहे हैं, कार लोन की हम बात कर रहे हैं, तमाम लोन जो आम इंसान लेने जाता है बैंक में, वो मिलना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, ईएमआई का बोझ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हल्का हो जाएगा। लेकिन लोन मिलने में जो दिक्कतें आती हैं उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए पहले प्रश्न का जवाब तो यही है, बिल्कुल आपने सही कहा है, जनता का दिल जीता जाएगा, क्योंकि जनता काफी देर से वेट कर रही थी। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, ग्लोबली रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा थे, तो जनता को था कि राहत मिले। और मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है, ये पहला है, इसके बाद और रेट कट होंगे तो जनता को और रिलीफ मिलेगा, तो जनता के चेहरे पे तो मुस्कान आएगी। दूसरी, जनता के लिए जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, वही जनता है जो बाइक के लिए लोन लेती है, वही जनता है जो नौकरी में इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रही थी, तो उसे दोनों तरफ से जो है डबल मुस्कान आएगी। जहां तक लोन मिलने ना मिलने की बात है, देखिए अभी जो है मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए गए हैं, तो लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो बैंक्स तय करते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देख के, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देख के, सिविल देख के वो चीजें होती हैं। बट अब लोन जो है सस्ता हो जाएगा, उसकी बहुत संभावना है, और लोगों में जोश खरोश बढ़ेगा कि जाके नई परचेजिंग करें, नई बाइंग करें, तो लोगों के घरों में मुस्कान आएगी। अब जो लोग पुरानी गाड़ी लेके बैठे हुए थे, पूरे परिवार के अंदर एक दिल के अंदर अरमान था कि नई गाड़ी परचेज करनी है, चेंज करनी है, तो वो अरमान तो पूरा हो जाएगा, अरमान पूरा हो जाएगा। और आकाश जी देखिए, पैसा हम कहते हैं ना कि पैसा रोटेट होता है, तो पैसा जो है यहीं पर इकोनॉमी में ही रोटेट होगा, तो हमारी इकोनॉमी तो बूस्ट होगी। यही कदम शायद सरकार ने उठाने की कोशिश की है इसके जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा, इसको मैं और जो है तरीके से बताता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, एक गाड़ी बिकती है तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है, एक बाइक बिकती है 6,000 लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फ्लैट बिकता है तो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेसन है, कारपेंटर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आर्किटेक्ट है, बैंकर उसको फाइनेंस करता है, डीलर उसको बेचता है, फिर इंटीरियर डेकोरेटर आता है, तो पूरी चेन, एज यू वेरी राइटली सेड, उनको रोजगार मिलता है, तो एक खुशहाली का माहौल आ जाएगा। सबसे पहले तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ है, जबकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, दुनिया में इस समय स्लो डाउन का माहौल है, लेकिन अब जो है इकोनॉमी और अच्छी चलेगी। एक तरफ लोगों के लिए जो है सुगम हो जाएगा चीजें परचेज करना, दूसरी तरफ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। जो यंगस्टर सोच रहे थे मोबाइल खरीदना है 40,000 का, एक तो आपको लोन सस्ता मिल जाएगा, दूसरा जिस नौकरी की आप इंतजार कर रहे थे वो मिल जाएगी, या जो इंक्रीमेंट आपको
दिल के मुताबिक नहीं मिल रही थी 2 साल से, वो मिल जाएगी। ये अच्छी बात कही आकाश जी आपने। आकाश जी, मोटा मोटा आपसे समझना चाहेंगे कि इससे आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा? अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसके पास कितना पैसा आएगा? देखिए, ये तो 100 रुपए कमाता है तो मेरे हिसाब से इससे, अगर आप इंक्रीमेंट की बात करें, मेरे हिसाब से इंक्रीमेंट जो है 3 से 4% हायर हो जाएंगे इस बार। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको उम्मीद ये थी कि इंक्रीमेंट लग के मात्र 103 होंगे, तो आपकी जेब में जो है उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 106 से 108 आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर इंक्रीमेंट जो होने वाला है उससे डबल हो जाए तो चेहरे पे मुस्कान तो आएगी आएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आकाश जी, ऐसा हो जाए तो हाँ, हम भी वेट करेंगे कि आपकी भविष्यवाणी आने वाले वक्त में सच होनी चाहिए। एक और चीज आकाश जी, देखिए रेपो रेट के बारे में कहते हैं कि रेपो रेट का सीधा कनेक्शन ना एफडीज के साथ और सेविंग्स अकाउंट के साथ भी होता है, वहां पर कुछ फेरबदल आप देखते हैं होता हुआ? जी हाँ, देखिए क्या होता है, बैंक ने एक तरफ से पैसा लेना है, दूसरी तरफ लेंडिंग है, तो सेविंग का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट वही रहेगा, लेकिन हाँ एफडीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बैंक ने जब सस्ता उधार देना है तो जाहिर सी बात है बैंक जो है पब्लिक से भी पैसा सस्ता लेना चाहेगा, ओवरऑल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, तो एफडीज पे भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे चल के कम होने की संभावना है, और जो है जो लेंडिंग रेट है वो भी कम होने की संभावना है, क्योंकि जब बैंक सस्ते ब्याज पे देगा तो जाहिर सी बात है बैंक भी चाहेगा कि उसे मार्केट से सस्ता मिले। और रेपो का मतलब भी है, आरबीआई जो है बैंकर्स टू बैंक है, यानी आरबीआई बैंकों को जो पैसा देगा अब वो सस्ते रेट पे देगा, तो बैंकों को जब पैसा सस्ते रेट पे उपलब्ध होगा तभी वो लोग बिल्कुल आगे दे पाएंगे। आकाश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ना शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल चल रही है, तो शेयर मार्केट काफी डाउन जा रहा है इस वक्त और इससे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो क्या अभी तक मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं है क्या? देखिए, शेयर मार्केट जो पीछे डाउन रहा है, ग्लोबल इवेंट्स ऐसे रहे हैं जिसका हम सबको पता है, काफी ग्लोबल इवेंट्स रहे हैं, डॉलर की प्राइस काफी फ्लक्चुएट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से टैरिफ वॉर चल रही है, उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट का इशू चल रहा था, तो कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद नई चीजें आई हैं टैरिफ वॉर की। अब ये चीज जो है कहीं ना कहीं अच्छी होगी, क्योंकि इससे क्या है, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो इकोनॉमी मार्केट से कनेक्ट करती है, तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट्स में भी जो है अच्छा जो है रुझान देखने को मिल सकते हैं, तो क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी, ओवरऑल बाइंग बढ़ जाएगी, लोग बाजार में जाके चीजें खरीदेंगे। और मात्र बात में है, मैं गाड़ी की नहीं कर रहा, टू व्हीलर की नहीं कर रहा, मोबाइल फोन की नहीं कर रहा, आजकल तो हमने देखा है कई बार 5-5 हजार का राशन तक, पीपल आर बाइंग इवन टी शर्ट्स एंड जीन्स, अ पेयर ऑफ टी शर्ट्स एंड जीन्स, और ईएमआई, लोग हॉलीडेज पे भी ईएमआई पे जाते हैं, तो ईएमआई तो हमारे जीवन में रच बस गया है, तो सब जगह जो है लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा हॉलीडेज पे जाएंगे, ज्यादा अपैरल्स की बाइंग करेंगे, ओवरऑल बाइंग एंड कंजम्पशन जो है वो बूम कर जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, ऐसे में डोमेस्टिक डिमांड, हिंदुस्तान की अपनी डिमांड ही इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल, इकोनॉमी के लिए भी फायदा है, मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से भी फायदा है, और आम आदमी के चेहरे पे भी खुशी लाने वाला है। तो दोनों चीजें यहाँ जनरली क्या होता है, कई चीजें इकोनॉमी के लिए फायदा होती है लेकिन आम आदमी को उतना रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि उसको उस तरीके से बताई नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ दोनों तरफ एक आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान, और इकोनॉमिक प्लानिंग का टारगेट क्या होता है कि आम आदमी को खुशी दी जाए, तो आम आदमी को खुशी मिलेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहता हूं दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। देखिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है, हर सेक्टर को फायदा पहुंचाने की अगर डायरेक्ट तौर पर कहें तो कोशिश की गई है। आम इंसान, मिडिल क्लास जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी जेब पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, उस बोझ को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। और महाकुंभ की यहाँ बात हो रही है तो प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ सेक्टर 18 में पीपा पुल के पास आग लग गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। ये आग हरिहरानंद टेंट में लगी थी, जो कि शंकराचार्य मार्ग पर है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की तीसरी घटना थी। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। तो देखिए किस तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तीसरी घटना है महाकुंभ के बाद जब महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम टाइम पर पहुंच चुकी थी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है
अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। तो महाकुंभ में एक बार फिर भीषण आग लग गई और आग का जो धुआं था वो संगम क्षेत्र से दिखा। कहाँ आग लगी? सेक्टर 18 में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है आग लगी है और सामने देखिए तमाम फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ निकल रही हैं। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। सामने फायर टेंडर की गाड़ियां हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर निकल रही हैं। तस्वीरें, क्योंकि आग जो है फिलहाल बुझा ली गई है और समय रहते दमकल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से समय रहते यहाँ आग बुझाई गई। काफी टेंट्स में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। और उसके अलावा ये फायर टेंडर्स की गाड़ियां अब निकल रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो आग लगी थी, जिन टेंट्स का नुकसान हुआ, अब दमकल कर्मियों की वजह से आग बुझाकर अब ये सब बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आग बुझ गई है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुंभ नगरी की तरफ, जहां हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 25वां दिन है और ये 26 फरवरी तक यूं ही चलता रहेगा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद यहां अखाड़ों की विदाई होने लग गई है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह जस का तस है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के जिले हो, प्रयागराज शहर हो, तमाम लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लग गए हैं। महाकुंभ के हवाई दर्शन की व्यवस्था भी सुगम बनाने की कोशिश की गई है। बहुत से लोग इस हेलीकॉप्टर राइड का मजा लेते हुए नजर आएंगे। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग पवित्र स्नान करेंगे। और अब आपको महाकुंभ क्षेत्र के हवाई दर्शन करवाते हैं। अब श्रद्धालु बिना किसी जैम के, बिना किसी भीड़ के संगम में डुबकी लगा सकते हैं। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर आपको संगम तट तक लेकर जाएगा और डुबकी के बाद वापस आपको एयरपोर्ट तक छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से एक खास पहल की गई है। भव्य महाकुंभ के दर्शन होंगे आसमान से और कर सकेंगे आप संगम के भी दर्शन सीधे आसमान से। और हम जो दिखाने आपको आए हैं एक चॉपर में, जिसमें शुरुआत होगी प्रयागराज के एयरपोर्ट से। वहां से आपको चॉपर मिलेगा। और कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला के पार्टनरशिप से ये चॉपर्स चलाए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता सुगम बनाया जा रहा है। कई श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए व्यवस्था बेहद खास है। 35,000 रुपए में आपको मिलेगा। यहाँ से चॉपर प्रयागराज एयरपोर्ट से जो उड़ेगा ले जाएगा आपको त्रिवेणी संगम, वहां से बोट के जरिए स्नान, वापस त्रिवेणी संगम और फिर वापस प्रयागराज एयरपोर्ट। हम इस वक्त शहर में हैं और प्रयागराज की तस्वीरें दिखाएं तो ये वो पूरा शहर है जो आपको कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आखिर ये भव्यतम नजारा प्रयागराज शहर का आपको देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जिसे परिवार आप सब अपना प्लान कर सकते हैं और बिना जाम में फंसे, बिना पैदल चले कर सकते हैं संगम के स्नान। और अभी हम प्रयागराज शहर से गुजर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में महाकुंभ क्षेत्र में दाखिल होने वाले हैं। हमारे साथ जो महिला हैं उनको चलने में परेशानी है, तो उनके बच्चों ने उनके लिए ये इंतजाम कराया कि वो चॉपर के जरिए जाएं और संगम स्नान करें। क्या नाम है आपका? आशा चौधरी नाम है मेरा। मैं अपने पति और बच्चों के साथ आई हूँ। बहुत अच्छा सरकार ने इंतजाम किया हुआ है। मैं बहुत अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, पर फिर भी सरकार ने ये प्लेन का बंदोबस्त करके और व्हील चेयर का बंदोबस्त करके हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से पूरा कुंभ में इंतजाम भी बहुत अच्छा है। हम कल कुंभ मेला भी घूमे तो बहुत अच्छा है और सरकार की को बहुत बहुत धन्यवाद है
कि सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम किया है। जब प्लेन का पता लगा कि वो गंगा घाट ले जाएंगे तभी हम आने का प्रोग्राम बनाए, नहीं तो हम नहीं आ पाते थे। पर ये व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी की है। ये हम इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में दाखिल हो चुके हैं और आप अगर तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो क्या खूबसूरत नजारा, वो संगम का किनारा, वो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन, और ये तमाम बोट जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम जेटी जो यहाँ बनी है, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम महाकुंभ क्षेत्र के ठीक ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सामने की वो मनमोहक तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये है भव्य महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ। और इसी महाकुंभ का इंतजार शायद हर कोई कर रहा था, जो अब पूर्णता सामने आया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव। अब देखिए, महाकुंभ मेला क्षेत्र का हेलीकॉप्टर के जरिए दीदार लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है और मानना है कि एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। तो श्रद्धालु जब प्रयागराज एयरपोर्ट से आते हैं इस हेलीपैड पर तो क्या नज़ारे होते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। इस तरीके से कुछ चॉपर यहाँ लैंड करेगा और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहीं से उतरेंगे, उन्हें जो बोट है वो दिलवाई जाएगी और फिर वो संगम की तरफ आस्था की डुबकी लेने उतरेंगे। तमाम परिवार आप देखेंगे इस हेलीकॉप्टर से अब धीरे धीरे उतरना शुरू करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पर इस जगह पर आकर लैंड हो गया है। और ऐसे में ये जो परिवार है, ये आप देखिए, यहाँ पर कैमरामैन रोहित जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो सभी यहाँ से उतर रहे हैं और यहाँ से अब वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे, जहाँ पर वो लगाएंगे आस्था की डुबकी। तो इन चॉपर्स के लिए कई श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं और अपने टर्न के लिए सामने हेलीकॉप्टर है जो चंक है श्रद्धालुओं का, उनको उतार रहा है। अब वो सामने संगम किनारे जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तमाम लोग हैं जिनकी बारी आएगी, तो आप लोग की भी बारी आने वाली है। कहाँ से आए आप? We are from गुड़गांव। आप? शिमला से। तो अभी यहाँ चॉपर राइड होने वाली है, कैसा लग रहा है? I mean, I'm very excited because this is the first time I'm seeing something like this in here. मतलब पहले कहीं अलग-अलग जगह पे देखा है, but this is very good for an experience. So I believe it's a great idea which they have put in and implemented, and I feel it's amazing. आपको कैसा लग रहा है? पहले बैठी हैं आप चॉपर पर? हाँ जी, पहले बैठी हूँ। इस बार यहाँ संगम में आपको बिना चले डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है इसके जरिए। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि ऊपर से जो व्यू आएगा वो नीचे से नहीं आ रहा, तो एक साथ में जो पूरा व्यू दिखेगा, कितना अच्छा सजाया हुआ है, कितने लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, तो देखने में काफी अच्छा रहेगा। चलना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा? नहीं, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका एक्सपीरियंस अलग है। तो अभी जाके आए हैं जी, अभी आप होकर आ गए? हाँ, अभी कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, फैंटास्टिक, बढ़िया रहा। हाँ जी, बढ़िया। तो कितना मिनट लगा आने में? 7 मिनट लगे अप्रॉक्स। फ्रॉम एयरपोर्ट 7 मिनट्स? नहीं, एयरपोर्ट से नहीं, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे घुमाया, हनुमान मंदिर तक घुमाया। इधर से आए हैं? हाँ जी। ओके, आप भी साथी में आप लोग थे? सब साथ थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पर? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। पहली बार था? हाँ, फर्स्ट टाइम था मेरा तो। और अब बारी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई स्टोरी की। तो अब बात एआई के क्षेत्र में भारत के सुपर पावर ड्रीम की। भारत ने इस सपने को साकार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं दुनिया भी इस मामले में भारत की ताकत को पहचान रही है। ताजा मामला अमेरिका के एआई दिग्गज सैम ऑल्टमैन का है, जो 2 साल पहले तक अपने मुंह में मिट्ठू बने फिरते थे और भारत का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं अब ये मानने को तैयार हो गए हैं कि भारत उन्हें इस क्षेत्र में भी टक्कर दे सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत सुपर पावर बन सकता है। इस पर अब अमेरिका की दिग्गज एआई कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी मुहर लगा दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक में सैम ऑल्टमैन ने जो कुछ कहा, इससे इस बात की तस्दीक होती है कि दुनिया अब एआई के क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत को पहचानने लगी है। सैम ऑल्टमैन ने ये कबूला कि भारत न केवल एआई का एक बड़ा बाजार है, बल्कि इस सेक्टर में भारत एक लीडर के तौर पर सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत अभी बढ़ रहा है,
मुझे लगता है कि ये सही दिशा है। ऑल्टमैन ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को एआई क्रांति के अगुआ देशों में से एक होना चाहिए। ये देखना वाकई आश्चर्यजनक है कि देश ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि भारत को डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट तक एआई स्टैक के हर पहलू में शामिल होना चाहिए, यानी भारत को फुल एआई स्टैक तैयार करना चाहिए, जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ हो। इतना ही नहीं, ऑल्टमैन ने यह भी खुलासा किया कि भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और पिछले 1 साल में भारत में ओपन एआई का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि भारत में स्टैक, चिप और मॉडल्स के सभी स्तरों पर एआई का क्या उपयोग हो रहा है। ये देखना अद्भुत है। कुल मिलाकर साफ है कि एआई के क्षेत्र में भारत की तैयारी को देखते हुए ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के सुर बदल चुके हैं। 2023 में ऑल्टमैन ने भारत के अपने पहले दौरे के वक्त कहा था कि भारत के लिए एआई चैटबॉट बनाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अब ऑल्टमैन की सोच में बदलाव आया है और उसकी वजह यह है कि भारत ने डंके की चोट पर अगले 10 महीने में स्वदेशी एआई मॉडल बनाने की घोषणा कर दी है। ये भी कहा गया है कि भारत का स्वदेशी एआई मॉडल ज्यादा सस्ता और सुरक्षित होगा। इसके लिए भारत ने 10,000 जीपीयू के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को टॉप 4 एआई टैलेंट नेशन में शुमार कर चुकी है, तो जाहिर है भारत के पास इंजीनियरों और रिसर्चर्स की कमी नहीं है और एआई के विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराया जा रहा है। तो फिर दुनिया की भला कौन सी ऐसी ताकत है जो भारत को इस क्षेत्र में बुलंदी हासिल करने से रोक सकती है? ऑल्टमैन को भी इसका साफ साफ अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए, आपके लिए ही है। अंतरिक्ष की बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य इसमें छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। खास सेगमेंट में हम हर रोज अंतरिक्ष यानी स्पेस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नासा स्पेस से पहली बार लाइव इवेंट का आयोजन करने जा रहा है। ये इवेंट होगा 12 फरवरी को नासा के ऑफिशियल ट्विच चैनल पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में दर्शक पृथ्वी से 250 मील की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद एस्ट्रोनॉट से लाइव बातचीत भी कर पाएंगे और लाइफ इन ऑर्बिट विषय पर बातचीत होगी। नासा ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने एक्स अकाउंट से जानकारी भी साझा की है। और चलिए बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जिसकी बात हम सुबह 9 बजे कर रहे थे, अब फिर से करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी होने से मौसम सुहाना हो गया है। चारों तरफ आपको बर्फ ही बिछी दिखाई देगी, जिसकी वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं, बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। ताजा बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट के बावजूद सोनमर्ग के पास पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। हर कोई इस शानदार पल का जमकर फायदा उठाना चाहता है। बर्फबारी के बाद से मौसम खुशनुमा तो है ही, इलाके की सुंदरता भी बढ़ गई है। पूरे इलाके का नजारा बदला बदला सा है। जो भी सैलानी सोनमर्ग आ रहे हैं वो सोनमर्ग टनल का भी रुख कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया है। काफी अच्छा व्यू है, यहाँ का सीनरी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और ये हमारा फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा यहाँ का व्यू मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगी। लाइफ में कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनते हैं ना कि जन्नत का हिस्सा है, वैसा ही लग रहा है। जब हम टनल के अंदर ही आए तब व्यू, जो हमने व्यू देखा ना, इट जस्ट लाइक अ वाओ यार। यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, यहाँ पे रुके रहो, जाने का मन ही नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ के लोग हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, हेल्पफुल है। हम ये कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ना कि जो कश्मीर है वो वाकई में जन्नत है, वो देखने के बाद ही पता पड़ा कि वाकई में जन्नत है कश्मीर। जब से ही खुली है तब से टूरिस्ट भी आने लगा, बहुत रोजगार में बहुत फर्क आया और रोजगार भी बढ़ने लगा अब टनल की वजह से। वरना ये 3-4 महीने बंद ही रहता था सोनमर्ग, तो उस टनल खुलने की वजह से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। मैसेज है कि वो आए, एंजॉय करे, मतलब किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। रोड खुल गया, सोनमर्ग ओपन रहेगा 12 मंथ्स अब टनल की वजह से, तो बहुत फ़ायदा हुआ है इस टनल की वजह से भी हमें। कोई रोजगार नहीं था यहाँ पे, विंटर को हम लोग तो आते नहीं थे यहाँ पे,
6-6 महीने को घर में बैठे होते थे। आप लोग सिलेज वाले भी कमाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, बाइक वाले, टूरिस्ट गाइड से पूरा यहाँ पे रोजगार बढ़िया चल रहा है टनल की वजह से। कि एक्चुअली यहाँ पे क्यों 12 किलोमीटर नीचे ही रहते थे टूरिस्ट, फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होते थे आने में, गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे अभी बढ़िया चल रहा है रोजगार, हर किसी का रोजगार चल रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम 2025 में ये जो सोनमर्ग है ये 12 महीना खुला रहा है लाइफ में, और 12 महीना यहाँ के लिए ये सीजनली जो टूरिस्ट है ये ओपन रहा है। हम इसमें बहुत ही खुश है, यहाँ के अवाम जो है वो बहुत ही खुश है सर। अब देखिए, पहाड़ों पर तो मौसम बदला है तो मैदानों पर तक असर नजर आ रहा है। दिल्ली में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। सुबह शाम की ठंड में थोड़ा सा इजाफा है, हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुबह ठंड और दिन में हल्की गर्मी से लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं कि एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह में ठंड में इजाफा हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। आगे का उम्मीद है कि ये जो गिर चुकी है टेम्परेचर, इसके बाद खास गिरावट का संभावना नहीं लग रहा है। पूरा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो शायद और 1-2 डिग्री गिर सकती है, मगर बहुत खास चेंज नहीं है। मगर उसके बाद से जैसे परसों सुबह से हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर्स बढ़ने लगेंगे, 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और एक ये इसलिए क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है जो 8 तारीख से नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस को इफेक्ट करेगी, और इसके चलते थोड़ा स्नोफॉल एक्टिविटी 8 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक लगभग चलता रहेगा स्नोफॉल एक्टिविटी।